निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक एटलस विधि के आधार पर विभिन्न देशों को 4 आय समूहों में बांटता है। दूसरा, वर्ष 2020 में विश्व बैंक के द्वारा भारत को अपर मिडिल आय समूह वाले देशों में रखा गया। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि वर्ष 2020 में भारत को अपर मिडिल इनकम ग्रुप में नहीं रखा गया, बल्कि जो भारत की जो ग्रुपिंग है वो लोअर मिडिल इनकम, लोअर इस श्रेणी में भारत को रखा गया। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, न्यू वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन बाय इनकम लेवल 2020-21। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हर साल जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की उनको 4 इनकम ग्रुप में रखा जाता है, लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इनकम कंट्रीज। ठीक है, और इसके लिए किसका इस्तेमाल करता है? एटलस मेथड का इस्तेमाल करता है। ओके, अब ये देखते हैं वे 4 ग्रुपिंग में किस किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में ये देख सकते हैं आप। ग्रुप है लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम। अब पिछले साल का ये है 1 जुलाई 2019 और ये हर साल क्योंकि जारी करता है, ये है 1 जुलाई 2020। तो लोअर इनकम वाले उस कैटेगरी में कौन सी कंट्रीज आएगी जिनका ग्रोस नेशनल इनकम 1036 यूएसडी से कम है। लोअर मिडिल इनकम में 1036 से 4045 यूएसडी, अपर मिडिल इनकम में 4046 से 12535 यूएसडी है और हाई इनकम में 12535 से ज़्यादा यूएसडी। ओके स्टूडेंट, चलते अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न, ऐप इनोवेशन चैलेंज AIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग की संयुक्त पहल है। दूसरा, AIC 2 ट्रैकों में चलेगा जिसमें मौजूदा ऐप्स का संवर्धन एवं नए ऐप्स का विकास किया जाएगा। अब आपको बताना है कि ऐप इनोवेशन चैलेंज के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं, इसमें जो मंत्रालय है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और इसके साथ इसमें क्या है? नीति आयोग। ओके, अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देखिए, ये 4 जुलाई की खबर है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। और ये 2 ट्रैक में होगा। जो पहला जो ट्रैक होगा मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इसमें जो ट्रैक 1 में जो ऐप इनोवेशन का जो ध्यान होगा उन सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान करने पर होगा जिनका पहले से ही नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ऐप है जो लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनमें किसी सुधार की गुंजाइश है तो वो किया जाएगा। ठीक है, और जो ट्रैक 2 है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस ऐप इनोवेशन चैलेंज के बाद सरकार आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन के ट्रैक 2 को भी लॉन्च करेगी, जो भारतीय स्टार्टअप उद्यमियों और कंपनियों की पहचान करने का काम करेगा और उन्हें नए विचार लाने के लिए और उन्हें पोषित करने, उनकी प्रतिमूर्ति बनाने अर्थात उनका प्रोटोटाइप नमूना बनाने और उनके अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, जो ट्रैक 1 होगा उसमें तो जो
एग्जिस्टिंग जो ऐप्स है उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, और जो ट्रैक 2 है नई ऐप्स को डेवलप करना, उनके प्रोटोटाइप बनाना, और उसके लिए भारतीय स्टार्टअप्स को, उद्यमियों को और कंपनियों की पहचान करने का काम किया जाएगा। ओके, चलते अब आगे। अगला प्रश्न है एलिमेंट्स जो हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में है। ए, नासा द्वारा ब्रह्मांड में खोजी गई है, ये मैं लिख देता हूँ, एक नवीन आकाशगंगा। दूसरा बी है यूनाइटेड किंगडम द्वारा कोविड-19 के प्रसार के आकलन के लिए विकसित किया गया एक गणितीय मॉडल। सी है चीन द्वारा लॉन्च की गई एक सोशल मीडिया ऐप। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तब फिर ये एलिमेंट्स है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, ये 6 जुलाई की खबर है आज की। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू लॉन्चेस सुपर ऐप एलिमेंट। तो एक ऐप है ये भारत की, जिसको सोशल मीडिया ऐप है ये। तो इंडियाज़ फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स है। इसको लॉन्च किया गया अभी संडे वाले दिन वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत इस तरह की चीज़ें लेके आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पे, हमारा डेटा इससे क्या होता है भाई, अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक या अदर बहुत सारी चाइनीज़ अगर आप एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हो तो वो एक्चुअल में उसमें हमारा डाटा ही यूज़ हो रहा है, वो कंट्री से बाहर जा रहा है। तब ऐसे में अगर एलिमेंट्स जैसी सोशल मीडिया ऐप हमने डेवलप की है तो इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। ओके, चलते आगे। ये देखिए प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, फोबोस निम्नलिखित किस ग्रह का उपग्रह है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। तो फोबोस है मंगल का एक उपग्रह है। देखते क्यों बना इस पे प्रश्न। ये देखिए, इसरोज मंगलयान सेंड्स इमेज ऑफ मार्स बिगेस्ट मून फोबोस एंड इट्स क्रेटर। तो जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन हमने भेजा था स्टूडेंट्स, आप मुझे बताना किस साल भेजा था। उसने जो मंगल ग्रह के जो सबसे बड़े चंद्रमा या उपग्रह बोल लीजिए फोबोस का और उसके क्रेटर का फोटो भेजी है। मैं आपको बता देता हूँ, जो मंगल ग्रह के 2 मून हैं जिनके नाम क्या क्या है, एक तो फोबोस हो गया और दूसरा आप नोट कर लेना ये डीमोस है। चलते हैं अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न, और इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। प्रश्न है जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जैव ईंधन प्रकृति में ठोस, तरल और गैसीय रूप में हो सकते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। दूसरा, पहली पीढ़ी के जैव ईंधन चीनी अर्थात शुगर, स्टार्च आदि से निर्मित होते हैं तथा तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन शैवाल से प्राप्त होते हैं। अब आपको बताना है कि जैव ईंधन बायोफ्यूल के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है आप सभी लोगों के पास, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर बात करें सॉलिड बायोफ्यूल की, ठीक है, वो कहाँ से आप, जैसे वो वुड से। अगर बात करें लिक्विड बायोफ्यूल की, वो कहाँ से आप, जैसे उसका एग्जाम्पल है बायोडीजल, बायोइथेनॉल। बात करें गैसियस बायोफ्यूल की तो उसका आप बायोगैस, ये बात ध्यान रखना आप। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको भी याद रखेंगे। जो फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल्स होते हैं नॉर्मली वो एक तरह के वो खाद्य उत्पाद होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो थर्ड जनरेशन वाले वो जैव शैवाल से प्राप्त होते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि बायोफ्यूल्स की कितनी जनरेशन्स है। बायोफ्यूल्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा कि कौन सा बायोफ्यूल कौन सी जनरेशन का किससे प्राप्त किया जाता है और उसकी क्या क्या विशेषता होती है। इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न हमने क्यों बनाया।
ये देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव ईंधन आपूर्ति श्रृंखला के अध्ययन में शोधकर्ता कर रहे हैं मशीन लर्निंग का उपयोग। तो जो बायोफ्यूल्स की सप्लाई चेन है उसके संबंध में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे इस पूरी खबर को पढ़ लेते हैं, मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैविक ईंधन के उपयोग की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के शोधकर्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसी कंप्यूटेशनल मेथड्स का उपयोग कर रहे हैं जो देश के ईंधन क्षेत्र में जैव ईंधन को शामिल करने से जुड़े हुए कारकों और बाधाओं को समझने में मददगार हो सकते हैं। तो इसलिए बायोफ्यूल्स को ज़्यादा इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए इसके सामने कौन कौन सी बाधाएं हैं उनको स्टडी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में बायोफ्यूल पे मैंने एक प्रश्न बनाया आपके लिए। चलते हैं अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। दूसरा, इन्होंने वेदांत दर्शन का समर्थन किया जो उपनिषद पर आधारित था। तीसरा, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब आप बताइए स्वामी विवेकानंद के बारे में इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। मूर्ति पूजा के समर्थक थे, इन्होंने वेदांत दर्शन का समर्थन किया जो उपनिषद पे आधारित था, ये भी बिल्कुल सही है। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब देखते हैं ये प्रश्न क्यों बनाया गया स्वामी विवेकानंद जी पे। ये देखिए गृह मंत्रालय खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। PIB की खबर है जिसके चलते स्वामी विवेकानंद पे मैंने क्वेश्चन बनाया। चले अब आगे। ये देखिए प्रश्न है, सस्टेनेबल स्पेस हीटिंग सॉल्यूशन इन द हिमालयन रीजन रिपोर्ट हाल ही में निम्नलिखित किसके द्वारा जारी की गई। ऑप्शन है WWF इंडिया एंड टेरी, ग्रीन पीस इंडिया, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। अब आप बताइए कि A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, मतलब WWF इंडिया। सॉरी, थोड़ा ये इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ठीक है, तो ये WWF हो गया। वो WWW याद आ रहा था बार बार, इंटरनेट वाला, ओके, स्लिप ऑफ टंग था। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये टेरी की फुल फॉर्म क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट क्या है देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूं आपको। ये देखिए आज की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस कैन कट CO2 एमिशन इन हिमालय बाय 30%। मतलब अगर हम सतत तरीके से या टिकाऊ अगर हम सॉल्यूशंस लेके आए तो हिमालयन क्षेत्र में हम 30% तक क्या CO2 एमिशन को कम कर सकते हैं। और ये सारी बात की गई है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है द सस्टेनेबल स्पेस हीटिंग सॉल्यूशन इन द हिमालयन रीजन। ये एक रिपोर्ट थी। ओके, अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है देखो, थोड़ा थोड़ा मैं हर जगह से बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स क्या है, WWF इंडिया और टेरी की ये रिपोर्ट है। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले कि 2020 था ना, उसमें CO2 एमिशन जो हुआ है हिमालयन क्षेत्र में वो लगभग 15.9 मिलियन टन हुआ है। ठीक है, जो किसके इक्विवेलेंट बताया गया कि जो 200 मेगावाट्स की लगभग 27 यूनिट्स हो, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, उनसे जितना एमिशन होता है उससे इतना एमिशन हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे द एज ट्रेडिशनल स्पेस हीटिंग मैकेनिज्म थ्रेटन नेचुरल रिसोर्सेज एंड हेल्थ ऑफ रेजिडेंट्स, सस्टेनेबल स्पेस हीटिंग सिस्टम कैन ब्रिंग डाउन CO2 एमिशन बाय 30% इन द IHR by 2030 एज अ पार्ट रिपोर्ट बाय WWF इंडिया एंड टेरी। देखो इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला है कि अगर
इंडियन हिमालयन रीजन की बात करें, जो वहाँ पे क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, उन क्षेत्रों में सर्दी बहुत ज़्यादा, जब शीतकाल में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब वहाँ स्पेसिस को गर्म करने के लिए वो ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अंगीठिया से लगाते हैं या और उस तरह के जो हमारे जीवाश्म ईंधन पे आधारित वो बहुत सारे मेथड्स को या मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर उनके लिए हम उनको रिप्लेस करके कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन लेके आ गए तो जो CO2 एमिशन है इंडियन हिमालयन रीजन में वो 30% तक कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए कि 71.4% एमिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल स्पेस हीटिंग इन इंडियन हिमालयन रीजन कंट्रीब्यूटेड बाय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। तो 71.4% कहाँ से आ रहा है? इन 3 स्टेट से ही आ रहा है। फिर देखिए क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, 12.3 मिलियन टन प्रोजेक्टेड CO2 एमिशन फ्रॉम स्पेस हीटिंग इन इंडियन हिमालयन रीजन बाय 2030 थ्रू यूज ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज अंडर बिजनेस एज यूजुअल स्नैरियो फॉलिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट 17.8 मिलियन टन्स। तो मतलब ये 17.8 मिलियन टन से घट के कितना हो सकता है? ये 12.3 मिलियन टन तक, अगर हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को लेके आते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। और इसको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट करेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज के द हिंदू की खबर है स्टूडेंट्स। इस पे लिखा है चाइना डबल्स डाउन ऑन क्लेम्स ऑन ईस्टर्न भूटान बाउंड्री। मतलब चाइना ने अपने क्लेम को बढ़ा दिया है भूटान की बाउंड्रीज पे कि इन क्षेत्रों में मेरा अधिकार है। ठीक है, इस तरह की कुछ बातें हो रही है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ये न्यूज़ है, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा बड़ा करके लगाई है। अभी तो बस मैं आपको यहाँ से ये पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। डेज आफ्टर भूटान सेंड चाइना ए डिमार्क प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट चाइनीज क्लेम्स टू साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द ईस्टर्न भूटान। मतलब चाइना ने क्लेम किया है कि ईस्टर्न भूटान में जो साक्टेंग वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उस पर अपना क्लेम किया है। ठीक है, तो उसको जैसे ही प्रोटेस्ट किया तो बीजिंग ने अपने जो भूटान की बाउंड्रीज़ है उन पे अपने क्लेम को डबल कर दिया, मतलब और ज़्यादा प्लेसेस पे वो अपना क्लेम बता रहा है। तो इसके चलते ये जो हमारी साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में आई। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भूटान है, आप ये ऊपर चाइना है, ये भूटान है, और भूटान के ईस्टर्न जो हिस्सा है वहाँ पे है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एग्जाम में आए तो इसको याद रखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के निकट है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो डिवाइडिंग लाइन, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन, मतलब चाइना और भूटान के बीच में जो सीमा संबंधित विवाद है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भूटान एंड चाइना हैव नो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बट हैव हेल्ड 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्रीज टॉक्स बिटवीन 1984 से 2016। मतलब हालांकि उनके बीच में, भूटान और चाइना के बीच में कोई भी औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है, फिर भी 1984 से लेकर 2016 के बीच में जो उन दोनों के बीच में बाउंड्रीज़ को या सीमा संबंधित मुद्दों को लेकर 24 राउंड्स की 24 दौर की वार्ताएं हो चुकी है। ठीक है, और इसमें जो ज़्यादातर जो वार्ताएं हुई है वो भूटान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। और कभी भी जो ईस्टर्न भूटान है नॉट पार्ट ऑफ द टॉक्स सो फार सेज ऑफिशियल। अभी तक कभी भी जो पूर्वी हिस्सा है भूटान पर, उसको लेके चाइना और भूटान के बीच में कभी भी ऐसे क्लेम, ऐसे इश्यूज नहीं आए थे। ऐसा पहली बार हो रहा है जो ऐसा ऑफिशियल्स बोल रहे हैं वहाँ के। साक्टेंग सेंचुरी इज सिचुएटेड क्लोज टू द बॉर्डर विद द अरुणाचल प्रदेश। हमने लोकेशन देख ही ली। अभी देखो हाल ही में हुआ क्या है कि जून 2020 में जो चाइना ने क्या किया कि जो UNDP का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की जो फंडिंग है किसके लिए, साक्टेंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाय क्लेमिंग इट वाज द डिस्प्यूटेड बट वाज ओवर रूल्ड। मतलब उसने बोला था कि आप इसको जो फंडिंग दे रहे हो भूटान की साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, वो डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको लेके उन्होंने इस फंडिंग को रोकने का चाइना ने क्या भी किया था, प्रयास भी किया था। तो कुल मिला के ये याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, ये लोकेशन जो साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर एग्जाम में आ जाए तो भूलना नहीं है हमें। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार पर्यटन बोर्ड ने
इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देखिए 6 जुलाई आज की खबर है। एमपी टूरिज्म लॉन्चेस सोशल मीडिया कैंपेन इंतजार आपका टू अट्रैक्ट टूरिस्ट पोस्ट कोविड। मतलब कोविड के बाद जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया है, इंतजार आपका। ओके, और ये किसने चलाया है? ये मध्य प्रदेश के जो टूरिज्म वहाँ का विभाग है, टूरिज्म पर्यटन जो बोर्ड है वहाँ का, उसने इसको शुरुआत की। अब ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है। निम्नलिखित किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती? ऑप्शन है यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी और बुल्गारिया। आप जो भी इसका सही उत्तर होगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना स्टूडेंट्स। अब 4 जुलाई के दिन मैंने शनिवार वाले दिन आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था हाल ही में निम्नलिखित किस मंत्रालय ने एक नए वर्ग के पुरस्कार प्रेरक दौड़ सम्मान की शुरुआत की है? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी, आवास व शहरी कार्य मंत्रालय की ये पहल थी। देखते हैं क्यों बनाया गया था इस प्रश्न को। ये देखिए 3 जुलाई की पीआईबी की खबर थी। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक नए वर्ग के पुरस्कार प्रेरक दौड़ सम्मान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और ये किसकी एक पहल के रूप में किया गया? जो स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है, छठे स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इसको शुरू किया गया है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। और पुराने वाले से नए वाले में क्या है, यहाँ पे इन्होंने, मैं यहाँ पे आपको 2-3 लाइन पढ़वा देता हूँ स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के एक हिस्से के रूप में प्रेरक दौड़ सम्मान नामक पुरस्कारों के एक नए वर्ग की घोषणा की गई। यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रेरक दौड़ सम्मान के कुल 5 अतिरिक्त उपवर्ग होंगे। दिव्य, प्लेटिनम, अनुपम स्वर्ण, उज्ज्वल रजत, उदित कांस्य और आरोही आकांक्षी, जिनमें से प्रत्येक में शीर्ष 3 शहरों को चुना जाएगा। मतलब हर एक कैटेगरी में उपवर्ग में, जैसे दिव्य हुई, अनुपम हुई, उज्ज्वल हुई, उदित हुई और आरोही हुई, यहाँ से 3-3 जो सिटीज़ है उनको चुना जाएगा। और आबादी वर्ग पर शहरों का जो अभी तक मूल्यांकन किया जा रहा था उसके स्थान पर यहाँ पे उसने अलग नया शहरी वर्ग को, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, खुद पीआईबी का एरर है। इसने लिखा है 5 चुने हुए संकेतकों, नहीं, उसके लिए इन्होंने 6 चुने हुए संकेतकों को इस्तेमाल किया है। 5 का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको इम्प्रूव करके रखेंगे हम। और वो 6 जो नए संकेतक है, इंडिकेटर्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे वो 6 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जिसको यूज़ किया है इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत। ओके, निर्माण है इसकी डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।